शास्तियाँ 26। अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए शास्ति 1। जो कर्मकार ऐसी हड़ताल जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है प्रारंभ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 50 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 2। जो नियोजक ऐसी तालाबंदी जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है प्रारंभ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 27। उकसाने आदि के लिए शास्ति जो व्यक्ति ऐसी हड़ताल या तालाबंदी में, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाएगा या उद्दीप्त करेगा, या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 28। अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति जो व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षतः अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए धन का व्यय या उपयोजन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तारांकन 29। समझौते या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति जो व्यक्ति किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्ध कर हो, किसी निबंधन का भंग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, और जहां की भंग चालू रहने वाला भंग हो वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात के हर दिन के लिए, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, 200 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करे तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी राय में ऐसे भंग से क्षति हुई है, प्रतिका के रूप में दिया जाएगा। 30। गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए शास्ति जो व्यक्ति धारा 21 में निर्दिष्ट किसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करेगा, वह उस व्यवसाय संघ या व्यष्टिक कारोबार द्वारा या उसकी ओर से, जिस पर प्रभाव पड़ा हो, किए गए परिवाद पर कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 30 का बिना सूचना दिए बंदी के लिए शास्ति कोई नियोजक जो धारा 25 चचक के उपबंधों का अनुपालन किए बिना किसी उपक्रम को बंद करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 31। अन्य अपराधों के लिए शास्ति 1। जो नियोजक धारा 33 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। 2। जो कोई इस अधिनियम के या तद्दीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई अन्य शास्ति अन्यत्र उपबंधित नहीं की गई है, जुर्माने से, जो 100 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। अध्याय 7। प्रकीर्ण 32। कंपनियों आदि द्वारा अपराध जहां की इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम हो, चाहे वह निगमित हो या न हो,
वहां हर निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या व्यक्ति जो उसके प्रबंध से संपृक्त हो, जब तक कि वह ये साबित नहीं कर देता कि वह अपराध उसके ज्ञान या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा। 2133 कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तों आदि का कतिपय परिस्थितियों में न बदला जाना। 1. किसी औद्योगिक विवाद की बाबत किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड के समक्ष की किसी सुलह कार्यवाही के या किसी मध्यस्थ या श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कोई भी नियोजक ऐसे प्राधिकारी की जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, लिखित अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना न तो उस विवाद से संसिक्त किसी विषय के बारे में उन सेवा की शर्तों को जो ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकारों को लागू होती हैं, इस प्रकार परिवर्तित करेगा कि उन कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और न ऐसे विवाद से संपृक्त किसी कर्मकार को विवाद से संसक्त किसी अवचार के लिए, चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा, उन्मोचित या दंडित करेगा। 2. किसी औद्योगिक विवाद की बाबत ऐसी किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नियोजक ऐसे विवाद से संपृक्त कर्मकार को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार या जहां की ऐसे कोई स्थायी आदेश नहीं है, वहां अपने और कर्मकार के बीच हुई किसी संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के अनुसार उन सेवा की शर्तों को जो ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पहले उस कर्मकार को लागू होती है, विवाद से असंसिक्त किसी विषय के बारे में परिवर्तित अथवा उस कर्मकार को विवाद से असंसिक्त किसी अवचार के लिए, चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा, उन्मोचित दंडित कर सकेगा। परंतु ऐसा कोई भी कर्मकार तब उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे 1 मास की मजदूरी दे दी गई हो और नियोजक ने उस प्राधिकारी से, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए आवेदन न कर दिया हो। 3. उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियोजक किसी औद्योगिक विवाद की बाबत ऐसी किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस प्राधिकारी की लिखित अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, ऐसे विवाद से संपृक्त किसी संरक्षित कर्मकार के विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जो उन सेवा की शर्तों को जो ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू थी ऐसे परिवर्तित कर दे कि परिवर्तन का ऐसे संरक्षित कर्मकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अथवा ऐसे संरक्षित कर्मकार को पदच्युति द्वारा या अन्यथा उन्मोचित या दंडित करे। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी स्थापन के संबंध में संरक्षित कर्मकार से वह कर्मकार अभिप्रेत है जिसे उस स्थापन से संसिक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी होते हुए इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त है। 4. हर स्थापन में ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें उपधारा 3 के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का 1% होगी, किंतु संरक्षित कर्मकारों की संख्या कम से कम 5 और अधिक से अधिक 100 होगी, और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए समुचित सरकार स्थापन से संसिक्त विभिन्न व्यवसाय संघों के, यदि कोई हो, बीच ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण के लिए और ऐसी रीति के लिए जिससे कर्मकार संरक्षित कर्मकारों के रूप में चुने जा सकेंगे और उन्हें मान्यता दी जा सकेगी, उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी। 5. जहां की कोई नियोजक अपने द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए उपधारा 2 के परंतुक के अधीन सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय,
अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण से आवेदन करता है, वहां संपृक्त प्राधिकारी अविलंब ऐसे आवेदन की सुनवाई करेगा और उसके संबंध में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 मास की कालावधि के भीतर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। तारांकन: परंतु जहां ऐसा कोई प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा। परंतु यह और कि ऐसे किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर व्यवगत नहीं होगी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के बिना ही समाप्त हो गई थी। 33 का यह न्याय निर्णीत करने के लिए विशेष उपबंध की कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तें आदि बदली हैं या नहीं, जहां की कोई नियोजक कार्यवाहियों के सुलह अधिकारी, बोर्ड, मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित रहने के दौरान धारा 33 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कर्मचारी लिखित परिवाद विहित रीति से ऐसे सुलह अधिकारी या बोर्ड को कर सकेगा और सुलह अधिकारी या बोर्ड ऐसे परिवाद का सुलह कराने और ऐसे औद्योगिक विवाद का समझौता कराने के लिए ध्यान देगा, और ऐसे मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को कर सकेगा और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर यथास्थिति मध्यस्थ, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण परिवाद का न्याय निर्णय करेगा, मानो वह परिवाद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो, और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। 33 कतिपय कार्यवाहियों को वितरित करने की शक्ति। 1. समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जिन्हें उसमें लिखा जाएगा, प्रत्याहृत कर सकेगी और कार्यवाही को निपटाने के लिए उसे यथास्थिति किसी अन्य श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को वितरित कर सकेगी, और वह श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण जिसे कार्यवाही ऐसे अंतरित की गई है, अंतरण आदेश में के विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा जिस पर वह ऐसे अंतरित की गई थी। परंतु जहां की धारा 33 या धारा 33 क के अधीन कोई कार्यवाही किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित है, वहां ऐसी कार्यवाही किसी श्रम न्यायालय को भी अंतरित की जा सकेगी। 2. यदि कोई अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, तो वह अपने समक्ष लंबित धारा 33 या धारा 33 क के अधीन की किसी कार्यवाही को उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन श्रम न्यायालयों में से किसी एक को अंतरित कर सकेगा, जिन्हें ऐसी कार्यवाहियां निपटाने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार ने विनिर्दिष्ट किया हो, और वह श्रम न्यायालय जिसे कार्यवाही इस प्रकार अंतरित की गई है उसे निपटाएगा। 33 नियोजक से शोध्य धन की वसूली। 1. जहां की किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या अध्याय 5 क या अध्याय 5 ख के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहां स्वयं वह कर्मकार या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका समनुदेशिती या उसके वारिस उसे शोध्य धन की वसूली के लिए समुचित सरकार से आवेदन, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कर सकेंगे, और यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई धन इस प्रकार शोध्य है,
तो वह उस रकम के लिए कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र भेजेगी जो उसकी वसूली के लिए उसी रीति से अग्रसर होगा जैसे भू राजस्व की बकाया वसूल की जाती है। परंतु ऐसा हर आवेदन उस तारीख से जिसको कर्मकार को नियोजक से धन शोध्य हुआ था, 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। परंतु यह और कि ऐसा कोई आवेदन 1 वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि समुचित सरकार का ये समाधान हो जाता है कि उक्त कालावधि के भीतर आवेदन न करने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण था। 2. जहाँ की कर्मकार नियोजक से कोई धन या ऐसी प्रसुविधा जो धन के रूप में संगणित की जा सकती है प्राप्त करने का हकदार है और शोध्य धन की रकम के बारे में या उस रकम के बारे में जितनी ऐसी प्रसुविधा के लेखे संगणित की जानी चाहिए कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह प्रश्न उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, उस श्रम न्यायालय द्वारा जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे विनिश्चित किया जा सकेगा। 3 मास से अनधिक कालावधि के भीतर। परंतु जहां श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा। 3. किसी प्रसुविधा का धन मूल्य संगणित करने के प्रयोजनों के लिए, श्रम न्यायालय, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगा जो ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात जो आवश्यक हो, श्रम न्यायालय को रिपोर्ट निवेदित करेगा और श्रम न्यायालय आयुक्त की रिपोर्ट और मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात रकम निर्धारित करेगा। 4. श्रम न्यायालय का विनिश्चय उसके द्वारा समुचित सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और श्रम न्यायालय द्वारा शोध्य पाई गई रकम उपधारा 1 में उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी। 5. जहाँ की एक ही नियोजक के अधीन नियोजित कर्मकार उससे कोई धन या कोई ऐसी प्रसुविधा जो धन के रूप में संगणित की जा सकती है प्राप्त करने के हकदार हों, वहां उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसे कितने ही कर्मकारों की ओर से या उनकी बाबत एक ही आवेदन शोध्य रकम की वसूली के लिए किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण इस धारा में श्रम न्यायालय के अंतर्गत ऐसा न्यायालय आता है जो किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के अधीन गठित किया गया हो जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और समझौते से संबंधित है। 34. अपराधों का संज्ञान 1. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा। 2. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। 35. व्यक्तियों का संरक्षण 1. किसी ऐसा हड़ताल या तालाबंदी में जो इस अधिनियम के अनुसार अवैध है, भाग लेने से या भाग लेते रहने से इनकार करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे इनकार के कारण या इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई के कारण व्यवसाय संघ या सोसाइटी के नियमों में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी से निष्कासित किए गए जाने का या किसी जुर्माने या शास्ति का या किसी ऐसे अधिकार या प्रसुविधा से जिसके लिए वह या उसके विधिक प्रतिनिधि अन्यथा हकदार हों, वंचित किए जाने का भागी नहीं होगा और न उस संघ या सोसाइटी के अन्य सदस्यों की तुलना में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी विषय में किसी निर्योग्यता के अधीन या किसी अहितकर स्थिति में रखे जाने का भागी होगा। 2. किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी के नियमों में की कोई भी बात जो विवादों का किसी भी रीति से समझौता करने की अपेक्षा करती है,
इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार या छूट को प्रवर्तित कराने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी और ऐसी किसी कार्यवाही में सिविल न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे किसी व्यवसाय संघ या सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, यह आदेश देने के बदले कि उसे फिर से सदस्य बना लिया जाए, यह आदेश दे सकेगा कि उस व्यवसाय संघ या सोसाइटी की निधियों में से प्रत्येक या नुकसानी के तौर पर ऐसी राशि दी जाए जिसे वह न्यायालय न्यायसंगत समझे। 36. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व। 1. वह कर्मकार जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की, जिसका वह सदस्य है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा। ख. व्यवसाय संघों के उस परिसंघ की, जिससे खंड क में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा। ग. जहाँ की कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है वहाँ, उस उद्योग से, जिसमें कर्मकार नियोजित है, संयुक्त किसी व्यवसाय संघ की, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे अन्य कर्मकार द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है, जैसी विहित किया जाए। 2. वह नियोजक जो विवाद में पक्षकार है इस बात का हकदार होगा कि इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व क. उस नियोजक संगम के, जिसका वह सदस्य है, किसी अधिकारी द्वारा। ख. नियोजक संगमों के, उस परिसंघ के, जिससे खंड क में निर्दिष्ट संगम संबद्ध है, किसी अधिकारी द्वारा। ग. जहाँ की नियोजक किसी नियोजक संगम का सदस्य नहीं है, वहाँ, उस उद्योग से, जिसमें वह नियोजक लगा हुआ है, संयुक्त नियोजक संगम के ऐसे अधिकारी द्वारा या उसमें लगे हुए ऐसे अन्य नियोजक द्वारा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत है, जैसी विहित किया जाए। 3. विवाद का कोई भी पक्षकार इस बात का हकदार न होगा कि इस अधिनियम के अधीन की सुलह कार्यवाहियों में या न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसाय द्वारा किया जाए। 4. विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सम्मति से और इजाजत से विधि व्यवसाय द्वारा किया जा सकेगा। श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष किसी यथास्थिति श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण की। तारांकन 36 का कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 1. यदि समुचित सरकार की राय में किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उद्भूत होती है, तो वह उस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे। 2. श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, जिसे ऐसा प्रश्न निर्देशित किया जाता है, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। 36 ख. छूट देने की शक्ति जहां समुचित सरकार का किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या उस सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाए गए औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के बारे में ये समाधान हो जाता है कि ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग में नियोजित कर्मकारों की बाबत औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटारे के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को शर्त सहित या शर्त के बिना छूट दे सकेगी। 37. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस
अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। 38 नियम बनाने की शक्ति 1 समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात क सुलह अधिकारियों, बोर्डों, न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया जिनके अंतर्गत साक्षियों को समन करने, जांच या अन्वेषण की विषय वस्तु से सुसंगत दस्तावेजों को पेश करने, गुणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या और रिपोर्टों तथा अधिनिर्णयों को निवेदित करने की रीति विषयक नियम आते हैं। का प्रारूप वह रीति जिससे पक्षकार उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे, वह रीति जिससे धारा 10 क की उपधारा 3 क के अधीन अधिसूचना निकाली जा सकेगी, मध्यस्थम करार में नामित मध्यस्थ की शक्तियां और वह प्रक्रिया जिसका उसके द्वारा अनुसरण किया जाना है। ककक इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में असेसरों की नियुक्ति। 3 तारांकन 0.0 ख कर्म समितियों का गठन उसके कृत्य और उनमें की रिक्तियों का भरा जाना और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण ऐसी समितियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाना है। तारांकन ग श्रम न्यायालय अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति के लिए निर्बंधन और शर्तें जिनके अंतर्गत न्यायालयों, बोर्डों के सदस्यों और असेसरों तथा साक्षियों को अनुज्ञेय भत्ते भी हैं। घ वह अनुसचिवीय स्थापन जो न्यायालय, बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवंटित किया जा सकेगा और ऐसे स्थापनों के सदस्य को संदेय संबलम और भत्ते। ग वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिनके द्वारा और जिन्हें हड़ताल या तालाबंदी की सूचना दी जा सकेगी और वह रीति जिससे ऐसी सूचनाएं संसूचित की जाएंगी। च वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए पक्षकारों का प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायियों द्वारा किसी न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों में किया जा सकेगा। 6 कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए। 3 इस धारा के अधीन बनाए गए नियम यह उपबंध कर सकेंगे कि उनका उल्लंघन 50 रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा। 4 इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष या जहां की समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है वहां संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे। 7.5 इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 39 शक्तियों का प्रत्यायोजन समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अध्ययन जिन्हें निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाए, यथा निम्नलिखित भी प्रयोक्तव्य होगी। क जहाँ की समुचित सरकार केंद्रीय सरकार हो वहाँ केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, तथा ख जहाँ की समुचित सरकार राज्य सरकार हो, वहाँ राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। 10-40 अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति। 1. यदि समुचित सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन या आवश्यक है, तो वह पहली अनुसूची में कोई उद्योग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जोड़ सकेगी। ऐसी किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर पहली अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी। 2. केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर सकेगी या संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के निकाले जाने पर यथास्थिति दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची अनुसार संशोधित समझी जाएगी। 3. हर ऐसी अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र, यदि अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निकाली गई है तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष, या यदि अधिसूचना केंद्रीय सरकार द्वारा निकाली गई है तो संसद के समक्ष रखी जाएगी। पहली अनुसूची धारा 2(ध)(वी) देखिए। वे उद्योग जो धारा 2 के खंड (ध) के उपखंड (वी) के अधीन लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किए जा सकेंगे। 1. यात्रियों या माल के भूमि या जल मार्ग द्वारा वहन के लिए रेल से भिन्न परिवहन। 2. बैंकाकारी। 3. सीमेंट। 4. कोयला। 5. सूती वस्त्र। 6. खाद्य पदार्थ। 7. लोहा और इस्पात। 8. रक्षा प्रतिष्ठान। 9. अस्पतालों और औषधालयों में सेवा। 10. अग्निशामक सेवा। 11. भारत सरकार की टकसालें। 12. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय। 13. ताम्र खनन। 14. मीसा खनन। 15. जिंक खनन। 16. लौह अयस्क खनन। 17. किसी तेल क्षेत्र में सेवा। 19. यूरेनियम उद्योग में सेवा। 20. पायराइटिस खनन। 21. सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद। 22. बैंक नोट प्रेस देवास में सेवा। 23. फॉस्फोराइट खनन। 24. मैग्नेसाइट खनन। अनुच्छेद 7 देखें। श्रम न्यायालयों की अधिकारिता के अंदर के विषय। 1. स्थायी आदेशों के अधीन किसी नियोजक द्वारा पारित आदेश का औचित्य या वैधता। 2. स्थायी आदेशों को लागू करना और उनका निर्वचन। 3. कर्मकारों का उन्मोचन या पदच्युति, जिसके अंतर्गत दोषतः पदच्युत कर्मकारों का पुनःस्थापन या उन्हें अनुतोष का अनुदान आता है। 4. किसी रूढ़िजन्य रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण। 5. किसी हड़ताल या तालाबंदी का अवैध होना या न होना, तथा 6. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न सभी विषय। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 7A देखें। औद्योगिक अधिकरणों की अधिकारिता के अंदर के विषय। 1. मजदूरी, जिसके अंतर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है।
2. प्रतीकात्मक और अन्य भत्ते। 3. काम के घंटे और विश्राम अंतराल। 4. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश दिन। 5. बोनस, लाभों का अंश बांटना, भविष्य निधि और उपदान। 6. स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम किया जाना। 7. श्रेणियों में वर्गीकरण। 8. अनुशासन के नियम। 9. सुव्यवस्थीकरण। 10. कर्मकारों की छटनी और स्थापन का बंद होना तथा 11. कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। चौथी अनुसूची। धारा 1A देखें। सेवा की वे शर्तें जिन्हें बदलने के लिए सूचना दी जानी है। 1. मजदूरी, जिसके अंतर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है। 2. किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी भविष्य निधि या पेंशन निधि में या कर्मकारों के फायदे के लिए नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय अभिदाय। 3. प्रतीकात्मक और अन्य भत्ते। 4. काम के घंटे और विश्राम अंतराल। 5. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश दिन। 6. स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम आरंभ किया जाना, उसमें परिवर्तन या उसका बंद किया जाना। 7. श्रेणियों में वर्गीकरण। 8. किसी रूहिक रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण या प्रथा में तब्दीली। वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे स्थायी आदेशों में उपबंधित किए गए हैं, अनुशासन के नए नियम प्रवृत्त करना या विद्यमान नियमों में परिवर्तन करना। 10. संयंत्र या तकनीक का ऐसा सुव्यवस्थीकरण, मानकीकरण या सुधारक जिससे कर्मकारों की छटनी संभाव्य हो। 11. किसी उपजीविका या प्रक्रिया या विभाग या पारी में नियोजित किए गए या किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में आकस्मिक से भिन्न कोई ऐसी वृद्धि या कमी करना, जो ऐसी परिस्थितियों के कारण न हुई हो, जिन पर नियोजक का कोई नियंत्रण नहीं है। 2. पांचवी अनुसूची। धारा 2 देखिए। अनुचित श्रम व्यवहार। 1. नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से। 1. कोई व्यवसाय संघ संगठित करने, बनाने, उसमें सम्मिलित होने या उसकी सहायता करने अथवा सामूहिक रूप से सौदा करने या अन्य पारस्परिक सहायता या सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए मिलकर क्रियाकलाप करने के कर्मकारों के अधिकारों का उनके द्वारा प्रयोग किए जाने में हस्तक्षेप करना, उन्हें अवरुद्ध करना या उन पर दबाव डालना, अर्थात यदि कर्मकार किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होंगे तो उन्हें सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की धमकी देना। यदि व्यवसाय संघ संगठित किया जाएगा तो तालाबंदी या कामबंदी की धमकी देना। व्यवसाय संघ के संगठनात्मक प्रयासों को निष्फल करने की दृष्टि से व्यवसाय संघ संगठन के संकटमय समयों पर मजदूरी वृद्धि मंजूर करना। 2. किसी व्यवसाय संघ पर प्रभुत्व जमाना, ऐसे किसी व्यवसाय संघ में हस्तक्षेप करना या उसे वित्तीय या अन्यथा सहायता देना, अर्थात नियोजक द्वारा अपने कर्मकारों का व्यवसाय संघ संगठित करने में सक्रिय दिलचस्पी लेना, और जहां कोई व्यवसाय संघ मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है वहां अपने कर्मकारों या उनके सदस्यों के संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघों में से किसी एक के प्रति नियोजक द्वारा पक्षपात दर्शित करना या उनका पक्ष लेना। 3. कर्मकारों के ऐसे व्यवसाय संघों को स्थापित करना जो नियोजक द्वारा प्रायोजित हों। 4. कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता को किसी कर्मकार के प्रति भेदभाव करके प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना, अर्थात
किसी कर्मकार को इस कारण सेवोन्मुक्त या दंडित करना कि उसने अन्य कर्मकारों को किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या उसे संगठित करने के लिए प्रेरित किया था। ख किसी कर्मकार को किसी हड़ताल, ऐसी हड़ताल न हो जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल समझी जाती है, में शामिल होने के कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना। ग किसी कर्मकार की ज्येष्ठता को उसके व्यवसाय संघ से संबंधित क्रियाकलापों के कारण परिवर्तित करना। घ किसी कर्मकार की उसके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण उच्च पद पर प्रोन्नत करने से इनकार करना। ग कुछ कर्मकारों को योग्यता के बिना इस दृष्टि से प्रोन्नति देना कि अन्य कर्मकारों के बीच वैमनस्य पैदा हो या उनके व्यवसाय संघ की ताकत घटे। च व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों या सक्रिय सदस्यों को उनके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण सेवोन्मुक्त करना। 5 कर्मकारों को क दंडित किए जाने की दृष्टि से। ख सद्भाव के बिना किंतु नियोजक के अधिकारों का आभासी प्रयोग करके। ग किसी कर्मकार को किसी आपराधिक मामले में मिथ्या साध्य पर या गढ़े हुए साक्ष्य पर मिथ्या आलिप्त करके। स्पष्टतया मिथ्या कारणों से। ग इजाजत के बिना अनुपस्थिति के लिए असत्य या गढ़े हुए अभिकथनों पर। च आंतरिक जांच के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पुनर्तः अवहेलना करके या असम्यक जल्दबाजी करके। छ मामूली या तकनीकी प्रकृति के अवचार के कारण और उस विशेष अवचार की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना या कर्मकार के पिछले अभिलेख या सेवा पर ध्यान दिए बिना जिससे कि अवचार के मुकाबले दंड अधिक हो जाए, सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना। 6 कर्मकारों द्वारा किए जा रहे नियमित प्रकृति के कार्य को समाप्त करने के लिए और ऐसे कार्य को ठेकेदारों को देने के लिए जो हड़ताल तोड़ने के लिए हो। 7 किसी कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सद्भाव के बिना प्रबंध की नीति अनुसरण करने के बहाने से स्थानांतरण करना। 8 ऐसे कर्मकारों पर जो वैध हड़ताल कर रहे हैं पुनः काम करने की अनुज्ञा देने के पूर्व शर्त के रूप में अच्छे आचरण के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर डालना। 9 योग्यता का ध्यान रखे बिना कर्मकार को किसी एक समूह के लिए पक्ष लेना या उनके लिए पक्षपात करना। 10 स्थायी कर्मकारों की हैसियत और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से कर्मकारों को बदली, आकस्मिक या अस्थायी रूप में नियोजित करना और उन्हें उस रूप में वर्षों तक चलते रहने देना। 11 किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी जांच या कार्यवाही में नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साध्य देने के लिए किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त या उसके विरुद्ध भेदभाव करना। 12 ऐसी हड़ताल के दौरान जो अवैध हड़ताल नहीं है, कर्मकारों को भर्ती करना। 13 अधिनिर्णय, समझौता या करार को कार्यान्वित करने में असफलता। 14 बल प्रयोग या हिंसा के कार्यों में शामिल होना। 15 मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघों के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इनकार करना। 16 ऐसी तालाबंदी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चालू रहने देना जो इस अधिनियम के अधीन अवैध समझा जाएगी। 2 कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघ वैध समझा जाएगी। 2 कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघों की ओर से 1 इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाने वाली हड़ताल के लिए सलाह देना या सक्रिय रूप से इसके लिए समर्थन करना या दुष्प्रेरित करना। 2 कर्मकारों के स्वयं संगठन के अधिकार के प्रयोग पर दबाव डालना या व्यवसाय संघ में सम्मिलित होना या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से प्रवृत्त रहना, अर्थात
किसी व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से धरना देना जिसके फलस्वरूप हड़ताल न करने वाले कर्मकार अपने कार्यस्थानों में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से वंचित रहे। ख. हड़ताल न करने वाले कर्मकारों या प्रबंधकीय कर्मचारीवृंद के विरुद्ध बल प्रयोग या हिंसा कार्यों में शामिल होना या हड़ताल के संबंध में अभित्रास की धमकियां देना। 3. मान्यता प्राप्त संघ द्वारा नियोजक के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इनकार करना। 4. सौदा प्रतिनिधि प्रमाणन के विरुद्ध दबाव डालने वाले क्रियाकलापों में शामिल होना। 5. दबाव डालने वाले ऐसे कार्य, जैसे कि जानबूझकर, धीमी गति, काम के घंटों के पश्चात काम के परिसर पर लेट जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक का या अन्य कर्मचारीवृंद का घेराव करना, प्रदर्शित, प्रोत्साहित या दुष्प्रेरित करना। 6. नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारीवृंद के सदस्यों के निवास स्थानों पर प्रदर्शन करना। 7. उद्योग से संबंधित नियोजक की संपत्ति को नष्ट करने के लिए उद्दीप्त करना या जानबूझकर शामिल होना। 8. किसी कर्मकार के विरुद्ध उसे काम पर जाने से प्रवृत्त करने की दृष्टि से बल या हिंसा के कार्यों में शामिल होना या अभित्रास की धमकियां देना।